नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। कंबोडिया नरेश नोरोमोड सिहामोनी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा को सुलझाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक वृद्धि गति सतत रहने का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक। जम्मू कश्मीर में बस दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु और 55 घायल। आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज की। अब समाचार विस्तार से। कंबोडिया नरेश नोरोमोड सिंघामुनी आज राष्ट्रपति भवन में सलामी दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका परिचय कराया। कंबोडिया नरेश नोरोमोड सिंघामुनी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। कंबोडिया नरेश 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने उनका अगवानी किया। उनकी यह राजकीय भारत यात्रा भारत और कंबोडिया के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने पर हो रहे समारोह के उपलक्ष्य में है। दोनों देशों के बीच 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कंबोडिया नरेश की भारत यात्रा लगभग 6 दशक बाद हो रही है। इससे पहले वर्तमान कंबोडिया नरेश के पिता 1953 में भारत आए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने के लिए इम्फाल में सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। श्री शाह कल रात गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इम्फाल पहुंचे। उनके साथ गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक भी हैं। गृह मंत्री ने आज सुबह इम्फाल में 7 महिला संगठनों के प्रमुखों से बातचीत की। उनमें राजभवन में सामग्री की आपूर्ति करने वाले संगठन भी हैं। इसके बाद श्री शाह ने नागरिक संगठनों के नेता और अन्य समूहों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक की। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मुद्रास्फीति का दबाव कम करने के प्रयास के बीच वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि सतत रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ठोस आर्थिक नीति, मूल्य में निगरानी, नरमी, मजबूत वित्तीय क्षेत्र, समृद्ध कॉर्पोरेट सेक्टर और सरकारी व्यय की गुणवत्ता पर नीतिगत जोर के कारण देश की आर्थिक वृद्धि गति सतत रहेगी। हालांकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर में गिरावट, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर नए दबावों के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि के समक्ष नकारात्मक जोखिम की भी आशंका है। रिजर्व बैंक की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के भीतर रखना और आर्थिक वृद्धि में सहयोगी बनाना है। जम्मू में आज एक बस दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 55 लोग घायल हो गए। दुर्घटना झज्जर कोटली इलाके में हुई जब अमृतसर से कटरा जा रही एक बस खाई में गिर गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरा संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने जिला प्रशासन से घायलों के उपचार के लिए सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बहुत ही गंभीर है और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया इस समय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने इस वर्ष 26 जनवरी को आबकारी नीति घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया था और फिर प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति में कथित धन शोधन मामले में 9 मार्च को उन्हें हिरासत में लिया था।
आरोप है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य सदस्यों ने रिश्वत लेकर चुने गए व्यापारियों को ही लाइसेंस देने की साजिश की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान-3 इस वर्ष जुलाई में प्रक्षेपित किया जाएगा। कल श्रीहरिकोटा में दूसरे पीढ़ी के पहले नेविगेशन उपग्रह NVS-01 के सफल प्रक्षेपण के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जुलाई में चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण का लक्ष्य कक्षीय मानदंडों के आधार पर मिल रहे समय के हिसाब से तय किया गया है और इसरो इस दिशा में काम कर रहा है ताकि प्रक्षेपण को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। चंद्रयान-2 मिशन के क्रम के अगले चरण के रूप में चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण चंद्रयान पर अंतरिक्ष यान के सुरक्षित रूप से उतरने और वहां भ्रमण करने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। यह यान स्वदेशी लैंडर और प्रणोदक मॉड्यूल तथा रोवर से लैस है। इसके लैंडर्स और रोवर में वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं जो चंद्रमा की सतह पर आवश्यक प्रशिक्षण करेगा और जानकारी जुटाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के झुंझुनू में सड़क दुर्घटना में श्रद्धालुओं के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। कल झुंझुनू जिले में एक ट्रैक्टर ट्रैली के खाई में गिर जाने से 6 महिलाओं और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और 25 लोग घायल हो गए थे। ये सभी श्रद्धालु पहाड़ी स्थित एक मंदिर से लौट रहे थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन को लागू करने में सुस्ती और खराब जल प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार की आलोचना की है। जोधपुर में नल का पानी नहीं उपलब्ध कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस के लाठीचार्ज की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार जल की समस्या को सुलझाने के लिए मिशन के रूप में काम कर रही है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हजारों करोड़ रुपए मिलने के बावजूद राज्य सरकार इस पर अत्यंत धीमी गति से काम कर रही है। रविवार को जोधपुर के खोखाखिरिया क्षेत्र में पानी की बेहद कमी से जूझ रही महिलाओं ने जोधपुर जयपुर राजमार्ग पर यातायात बंद कर दिया था। उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मालदीव और कमोरिन के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और बंगाल की खाड़ी के कुछ मध्यवर्ती क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिन में इसके और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि राज्य के सभी 33 जिलों में कम से कम एक नशा मुक्त केंद्र स्थापित किया गया है। इन केंद्रों में शराब या अन्य मादक पदार्थों की लत के शिकार लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता है और उन्हें योग, थेरेपी और परामर्श सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। उच्च न्यायालय ने ऐसे केंद्र खोले जाने के बारे में विलंब को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी। इसके 1 महीने बाद नए नशामुक्त केंद्र बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना में ऐसी कोई केंद्र स्थापित नहीं की गई थी। इससे लेकर वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी और राज्य सरकार को सभी जिलों में नशा मुक्त केंद्र खोलने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को एक बार फिर 2024 से 2027 के 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहायक लेखा परीक्षक चुना गया है। वे वर्ष 2019 से 2023 के कार्यकाल के लिए पहले से ही इस पद पर थे। जेनेवा में कल विश्व स्वास्थ्य संगठन की 76वीं आम बैठक में उनको दोबारा चुना गया। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।